प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है कक्षा 9 के आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। और सदैव की तरह आशा है, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे और निश्चित रूप से पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ एवं पूरी ऊर्जा के साथ आप लोगों ने दीपावली का पावन पर्व भी मनाया होगा। और साथ ही आने वाले छठ महापर्व की भी आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और परमपिता परमेश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में आपके इच्छानुरूप जो भी आप सफलताएं अपने जीवन के लिए निर्धारित कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने में आपको सफलता मिले। संसार की सभी प्रकार की खुशियां, सभी प्रकार के सुख आपको ईश्वर प्रदान करे। सुस्वास्थ्य से आप लाभान्वित हों और उसके साथ साथ पूर्ण मनोयोग से आप अपने परीक्षाओं की तैयारी में भी रत रहें, जिससे कि आप अपना अब तक का सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम देने के लिए प्रस्तुत हो सके, अग्रसर हो सके। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि पिछली कक्षा में हम सबने प्रस्ताव लेखन के अंतर्गत अनेक विषयों पर प्रस्ताव लेखन किस प्रकार से हम सार्थक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, उसके विषय में विचार किया, चर्चा किया। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सामान्य निबंध लेखन, लोकोक्ति या मुहावरों पर या सूक्तियों पर आधारित कहानी लेखन, जो कि मौलिक कहानी हो सकती है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने चित्र वर्णन इसके विषय में समझा है, पढ़ा है। आज की इस कक्षा में उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिंदी प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 2, जो कि पत्र लेखन से संबंधित होता है, उसके विषय में विचार करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्र रखे गए हैं। औपचारिक पत्र, जिसके विषय में आपको पहले भी बताया जा चुका है, ऐसे पत्र होते हैं जिसको हम प्रोफेशनली, जिनको जानते हैं, उनको लिखते हैं। यानी वास्तव में जो हमारा सगा संबंधी नहीं है, जो हमारा परिवारी जन नहीं है, जो हमारा मित्र नहीं है, जिसे हम व्यक्तिगत रूप से न जानकर किसी अन्य कारणवश उनके पास पत्र लिखते हैं, पेशेवर तरीके से हम जिन्हें जानते हैं, समझते हैं या जिनके पास पत्र लिखते हैं, वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, या फिर आप किसी संपादक को पत्र लिखते हैं, या आप नगर के किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। तो ये सब जो भी पत्र होते हैं, ये सब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। विशेष बातें क्या कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें जो हमारा मुख्य विषय है, उस मुख्य विषय से संदर्भित बातें ही केवल लिखनी चाहिए, अतिरिक्त बातें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ औपचारिक पत्रों में विषय का उल्लेख जरूर करना चाहिए। जैसे ऊपर आपने पता लिखा, उसके बाद आप संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं। इस बीच में आपको विषय भी लिखना होता है। अगर आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं किसी कारणवश अवकाश के लिए, तो सेवा में आप प्रधानाचार्य, लिटिल फ्लावर, राप्ती नगर, गोरखपुर, ये लिखते हैं। उसके बाद आप विषय का उल्लेख जरूर करते हैं। तो औपचारिक पत्रों में विषय का उल्लेख किया जाता है और फिर उसके बाद अभिवादन के साथ आप अपनी विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं। भाषा इसमें आपकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विषय पर केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा जो पत्र का प्रकार है वो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं, जो आपके परिवार के संबंधी है, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके मित्र हैं, या जिनसे आप पूर्णतः परिचित हैं, उनको हम लिखते हैं। तो इन पत्रों में हम लोग किसी प्रकार की औपचारिकता का ध्यान नहीं रखते हैं। ये पत्र विस्तृत भी हो सकते हैं और इस पत्र में के अतिरिक्त दूसरी बातों का भी हम लोग उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही इसमें विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र होते हैं। मान लिया जाता है कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो आपका आत्मीय है, जो वो आपका परिचित है, संबंधी है, इसलिए वह आपके पत्र को पूर्णतः पढ़ेगा। तो इसमें विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है।
तो आज की इस कक्षा में सबसे पहले हम लोग एक अनौपचारिक पत्र के उदाहरण के साथ ही प्रारंभ करते हैं। जैसे आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है यह पत्र संख्या, और इसी को लेकर हम आज की कक्षा में विचार करेंगे। प्रश्न है कि आप अपने मित्र की बहन के विवाह में सम्मिलित न हो सके, अतः पत्र लिखकर कारण सहित समझाइए अपने मित्र को और उससे क्षमा याचना कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसे क्षमा मांगिए। तात्पर्य यह है कि किसी कारणवश, किसी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण आप अपने मित्र की बहन के शादी में या विवाह में नहीं सम्मिलित हो पाए, नहीं जा पाए, तो आपको पत्र लिखकर अपने मित्र से क्षमा मांगना है अपने अनुपस्थिति के लिए, और किस कारण आप अनुपस्थित रहे इस कारण का भी आपको उल्लेख करना है। तो पत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप प्रेषक यानी जो लिखने वाला है यानी आप, वह अपना नाम पता लिखेगा। जैसे आप अपना नाम लिखिएगा, और उदाहरण स्वरूप हम अपने नाम को बताते हैं कि प्रेषक अमर कीर्ति पांडे, कॉलोनी का नाम जहां हम रहते हैं, जो कि हम बिल्कुल आपको नहीं बताने वाले हैं, और फिर हम दिनांक का उल्लेख करेंगे, और उसके बाद हम अपने मित्र को संबोधित करेंगे, प्रिय मित्र धीरज, या जो भी हमारे मित्र का नाम है, और उसके बाद उनका अभिवादन करेंगे। क्योंकि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में है कि चाहे हमसे बड़ा हो कोई, चाहे हमारे बराबर का हो, चाहे कोई हमसे छोटा हो, उसके लिए भी हम लोग अभिवादन निवेदित करते हैं। तो यहाँ प्रिय मित्र धीरज और सप्रेम नमस्कार कह सकते हैं, या सस्नेह नमस्कार कह सकते हैं। और इसके बाद फिर हम अपनी विषय वस्तु को या विषय विस्तार देते हुए पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मंगल कामना करते हैं कि हम अपने मित्र के परिवार के सदस्यों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि आशा है कि आपके घर पर आपके सभी परिवारी जन, या आपके घर पर सभी सदस्य या सभी लोग सकुशल होंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जिस बहन की शादी है उसका नाम लिख सकते हैं कि नीरू दीदी का जो विवाह है वो भली भांति और सकुशल संपन्न हो गया होगा। मित्र विवाह में उपस्थित न हो पाने का मुझे बहुत दुख है, और मैं उसी दुख के साथ आपसे क्षमा मांगता हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करना। और मैं बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहुत उत्साहित था। मैं बहुत दिनों से तैयारी भी कर रहा था आने की, लेकिन ज्यों ही हमारे घर से निकलने का समय समीप आया, अचानक हमें यह सूचना मिली कि मेरे किसी रिश्तेदार, आप मामा चाचा किसी का भी कह सकते हैं, कि मेरे मामा जी की तबीयत बहुत खराब है, और वह या फिर आप कह सकते हैं वह किसी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, या अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, या किसी दूसरे अप्रिय घटना को बताते हुए आप अपनी बात आगे कह सकते हैं कि जो ही मुझे पता चला, जब हम लोग अपने घर से निकलने के लिए जो ही तैयार हुए, तभी मुझे पता चला या यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि मेरे मामा जी एक भीषण मार्ग दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए हैं, या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और यह सुनकर हम सभी डर गए, घबरा गए, और सभी लोग तुरंत ही मामा जी को देखने के लिए अस्पताल की ओर चले गए। अस्पताल में उनको देखने के बाद यह पता चला कि मेरे मामा जी की स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए हम लोग आपकी बहन के विवाह में या बहन के विवाह में सम्मिलित नहीं हो सके। तो आशा है तुम हमारी व्यवस्था को समझोगे, हमारी मजबूरी को समझोगे, और स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से मुझे क्षमा करोगे। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। और उसके बाद पत्र का समापन आप कर सकते हैं कि अंकल आंटी को या चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, जो भी आपका नाम है, यानी अमर कीर्ति पांडे अगर मेरा नाम है तो इस नाम का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक औपचारिक पत्र का प्रकार हो गया। इसी प्रकार से एक अनौपचारिक पत्र का प्रकार भी उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे। एक पत्र हम लोग इस रूप में भी देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर चारों ओर व्याप्त गंदगी
उसके दुष्परिणामों और उससे छुटकारा पाने के उपायों के बारे में बताइए। कि मान लीजिए बड़ा ही व्यवहारिक पत्र है। कॉलोनियों में हमेशा हम लोग देखते हैं कि गंदगी हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए या अपने कॉलोनी की किसी भी अव्यवस्था दुर्व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप अपने उस नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। तो यह पत्र बहुत व्यवहारिक है और इसका आप व्यवहारिक रूप से प्रयोग भी कर सकते हैं, न केवल परीक्षाओं में बल्कि अपने जीवन में भी। तो अगर यह पत्र हो कि स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना हो कि आपके कॉलोनी में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, उसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं और उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है, इन सबको केंद्रित करते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको संबोधित करेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर नगर निगम नगर महापालिका है, तो आप उस तरह से शब्द परिवर्तित करके लिख सकते हैं। तो आगे फिर उसके बाद हम लोग, चूंकि औपचारिक पत्र है तो विषय का उल्लेख जरूर करेंगे। विषय में हम लोग नगर में व्याप्त गंदगी व उसके दुष्परिणाम लिख सकते हैं। विषय लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा विषय छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और जिस विषय पर आप लिखना चाह रहे हैं वह केंद्रित होना चाहिए। फिर उसके बाद हम पुनः उनको संबोधित करते हुए और अपनी बात आगे कहेंगे कि मान्यवर महोदय, इस पत्र के द्वारा मैं आपका ध्यान अपने नगर में या अपने कॉलोनी में चारों ओर व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूं। और मैं राप्ती नगर कॉलोनी का निवासी हूं, जो किसी समय इस शहर का सर्वाधिक शांत और साफ सुथरा निवास क्षेत्र माना जाता था। आज इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर की जो दशा है वो बहुत बड़ी शोचनीय हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इस गंदगी में न केवल घरेलू अपितु उद्योगों और अस्पतालों की जो गंदगी है वह भी फेंकी जा रही है, जिसमें अनेक प्रकार के विषैले रसायन होते हैं। सीवरेज की सफाई के बाद जो मल मूत्र होता है या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनके जो ढेर होते हैं वो कई कई दिन इन स्थानों पर पड़े रहते हैं। तो फिर आप पंक्ति परिवर्तित करते हुए पुनः संबोधित करते हुए उनको पत्र आगे बढ़ाइए कि मान्यवर, ऐसे परिवेश से नगर का जो भूदृश्य है वो बिगड़ता है, यानी नगर की जो सुंदरता है, नगर की जो बनावट है, नगर की जो स्थिति है वह खराब होती है, उसकी दशा बिगड़ती है। इससे सौंदर्य बोध तो खंडित होता ही है, यानी इससे नगर की सुंदरता तो कम होती ही है, पर साथ ही हैजा, मलेरिया, अतिसार या पीलिया जैसे भयानक रोगों के फैलने का भी भय बना रहता है, उसकी आशंका बनी रहती है, उसका डर बना रहता है। नगर में निकलना हो तो इतनी दुर्गंध होती है कि नाक बंद करनी पड़ती है। यानी नगर के या कॉलोनी के किसी भी हिस्से में अगर हम जाना चाहें तो उस हिस्से में जाने के लिए हमें अपनी नाक बंद करनी पड़ती है, तभी हम उस रास्ते से गुजर पाते हैं, क्योंकि उन रास्तों पर बहुत अधिक दुर्गंध फैली होती है। पुनः आप अपने पत्र को समापन की ओर ले जाइए कि अतः आपसे अनुरोध है कि नगर में सफाई का विशेष रूप से निरीक्षण किया जाए और इन ढेरों को, जो गंदगी के अंबार हैं या ढेर हैं, उनको तुरंत हटवाया जाए। उद्योगपतियों व अस्पतालों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी जाए कि वह अपने इन कारखानों से या अस्पतालों से निकले हुए जो अवशिष्ट हैं उनको सही जगह रखें या उनको ठीक प्रकार से एक व्यवस्थित करके रखें या सही स्थान पर उन्हें रखें। और उनको बताया जाए कि वे इन गंदगियों को जहां तहां न फेंक कर किसी कूड़े की ट्राली में ही फेंकें, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार के रोगों के पनपने का डर ही समाप्त हो जाए। तो आशा है कि आप मेरे उक्त निवेदन पर ध्यान देंगे और तदनुरूप कार्यवाही करेंगे या उचित आदेश प्रदान करेंगे। धन्यवाद भवदीय। उसके बाद अपना नाम लिखिए और फिर अपना पूरा पता आप लिख दीजिए, जिससे कि उक्त अधिकारी को यह पता चल सके कि आप किस क्षेत्र या किस कॉलोनी या किस नगर के वास्तव में निवासी हैं। तो इस प्रकार से
दो पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने उदाहरण स्वरूप पत्र लेखन को समझा। अगली कक्षाओं में हम लोग फिर किसी न किसी विषय पर विचार करेंगे। पत्र लेखन पर विचार कर सकते हैं और उसके अतिरिक्त अपठित गद्यांश भी आता है, इस पर भी विचार करेंगे। फिर व्यवहारिक व्याकरण के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद भी अगर कक्षाएं शेष रहेंगी तो हम लोग फिर पुनरावृत्ति कक्षा के अंतर्गत, जो कि अभी वही वास्तव में चल रही है, तो इन पुनरावृत्ति कक्षाओं के अंतर्गत पुनः हम लोग साहित्य सागर का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। एक बार पुनः छठ महापर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मां छठी से यह निवेदन है कि आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का अटल वास कराएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, सानंद रहें, पढ़ते लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।